Hello students, so in this lecture we will discuss solutions to case scenario number 1 which appeared in CA final exam May 2024 for financial reporting. So first MCQ they are asking calculate a company associate both limited cash flow from operations. कोई एक कंपनी की एसोसिएट कंपनी है उसका आपने कैलकुलेट करना है कैश फ्लो ऑपरेशन। उसका जो डाटा आपको मेंशन किया है तो सी लिंक acquired 25% share capital of both limited on 1st April 2022 for ₹1,40,000. The carrying value of net assets was 4 lakh and fair value was 5 lakh. It means this is our associate company, both limited. Now both limited which became an associate company of C Link, it provides the following information for the year ended 31st March 2023. अब इसका आपको डाटा दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2023। तो इसकी कंपनी की नेट इनकम आपको दी है आफ्टर टैक्स रुपीज लैक्स में है। डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन एंड इंक्रीज इन इन्वेंट्री, टैक्स चार्ज फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो इस डाटा के बेस पर आपको डिटर्मिन करना है व्हाट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन से। दिस इज कवर्ड बाय इंड AS 7। तो लेट अस सी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने डाटा बना लिया है इसका। MCQ नंबर 1 कैश फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ बोथ लिमिटेड एज पर इंड AS 7 रुपीज़ आपके लैक्स में हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको नेट इनकम आफ्टर टैक्सेज है आपको दी हुई है। तो उसमें ऐड हो जाएंगे जो डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं हमारे, जो नॉर्मल एक्सपेंसेज हैं या नॉन ऑपरेटिंग हैं, और जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है तो उसमें डेप्रिसिएशन भी है 25 की, टैक्स का चार्ज है 10, डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल है 40। तो ये तीनों आइटम्स ऐड हो जाएंगी। टोटल है आपका 275 और आपको लेस करना है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, देखिए इंक्रीज इन इन्वेंट्री, और जो आपकी अब नॉर्मल इनकम है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ लैंड 20 × 5। तो इट मीन्स नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज 250 lakhs. So now you can see which option is correct. Correct option is option number B. Next we have MCQ number 2. In this case they are asking what is the amount of purchase consideration of acquisition of Seahawk Limited by C Link Limited in the business combination. तो आपको देखो मेंशन किया गया है सी लिंक कंपनी ने एक कंपनी एक्वायर की है विच इज Seahawk Limited। तो उसका देखो डाटा मेंशन किया है ऑन 1st May 2022 सी लिंक एक्वायर्ड 75% इक्विटी शेयर ऑफ Seahawk Limited एंड गेन्ड कंट्रोल ऑफ Seahawk एंड Seahawk हैज 90 लाख इक्विटी शेयर इन इशू। अब इसके लिए परचेज कंसिडरेशन का डाटा आपको मेंशन किया है ऑन 1st May 2022 सी लिंक इशूड 2 shares फॉर एवरी 3 shares एक्वायर्ड इन Seahawk Limited and market value equity share of C Link is ₹7 and market value of equity share in Seahawk is 6.25। इट मीन्स आपने देखना है कि फेयर वैल्यू कितनी है जो आप शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो आपका परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। पर जब सेकंड पॉइंट आपको मेंशन किया है ऑन 30 अप्रैल सी लिंक शैल मेक ए कैश पेमेंट ऑफ 75.60 टू द फॉर्मर शेयर होल्डर्स ऑफ Seahawk Limited हु सोल्ड देयर शेयर्स ऑन 1st May। तो इट मीन्स ये आपकी है पेमेंट जो आपने फ्यूचर में करनी है जिसको हम कहते हैं डेफर्ड कंसिडरेशन। उसकी हम लेंगे प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आज की डेट में ऑन 1st May एंड सी लिंक लिमिटेड विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट एनुअल रेट 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट है आपका 8%। थर्ड आपको पॉइंट मेंशन किया है ऑन 30 अप्रैल 2024 तो सी लिंक में मेक ए कैश पेमेंट ऑफ 250 lakhs का फॉर्मर शेयर होल्डर्स एंड दिस इज कंटिंजेंट अपॉन रेवेन्यूज ऑफ सी लिंक ग्रोइंग बाय 14%। एक में ये आपका है कंटिंजेंट कंसिडरेशन जो फ्यूचर में कंडीशन है जो आपकी प्रॉफिट्स के बेस पे डिपेंड कर रहा है, इट मीन ओवर 2 year पीरियड। और इसकी जो फेयर वैल्यू है वो आपको मेंशन की है 230 lakhs। तो इट मीन्स परचेज कंसिडरेशन में 3 चीज़ें हैं, एक तो फेयर वैल्यू शेयर जो आप इशू कर रहे हैं, एक डेफर्ड कंसिडरेशन उसकी प्रेजेंट वैल्यू, एक है कंटिंजेंट कंसिडरेशन उसकी हम लेंगे फेयर वैल्यू। तो ये शो कर रखे हैं हो आपको मेंशन करना है सेकंड MCQ में परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ Seahawk Limited ऑन 1st May 2022। नंबर 1 है फेयर वैल्यू शेयर इशूड। अब उसके टोटल शेयर हैं Seahawk के 90, उसमें से 75% एक्वायर किए हैं एंड वी हैव टू इशू 2 share फॉर एवरी 3 और आपकी जो प्राइस है वो है ₹7 पर शेयर। तो उसकी जो टोटल वैल्यू बन रही है जिसमें ये ₹315 lakhs। सेकंड है जो डेफर्ड कंसिडरेशन है आपने पेमेंट करनी है 75.60 lakhs की कैश में आफ्टर 1 year। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की हमने, डिस्काउंट रेट आपको दिया है 1.08।
तो इसकी आज वैल्यू बन जाएगी 70 लैक्स राइटिंग वैल्यू। फिर है आपका कॉन्टिजेंट कंसीडरेशन, उसकी फेयर वैल्यू हमें मेंशन कर रखी है, वो है आपकी 230 लैक्स, फेयर वैल्यू है 230 लैक्स। तो इट मीन टोटल कंसीडरेशन आ जाएगा आपका 300 प्लस दिस वन 615 लैक्स। तो रुपीज आपके लैक्स में चल रहे हैं, 615 लैक्स इज अवर परचेज कंसीडरेशन। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव MCQ number 3. So in this case they are asking how shall the goodwill and investment in both limited be recorded on the date of acquisition by C Limited in the books of the company. तो भी आपको देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में मेंशन किया है, सी लिंक लिमिटेड ने कुछ शेयर एक्वायर किए हैं बोट लिमिटेड के। तो उसका कहता है सी लिंक एक्वायर्ड 25% शेयर कैपिटल ऑफ बोट लिमिटेड ऑन फर्स्ट कैपिटल 22 ₹4,140,000 and the carrying value of net assets of both limited was 4 lakh and fair value was 5 lakh on the date of acquisition है। तो उस केस में पहले आपको कंपेयर करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को उसकी फेयर वैल्यू से, जो डिफरेंस है वो आपकी गुडविल बन जाएगी। फिर उसको आपने बताना है कि किस तरीके से आपने डिस्क्लोज करना है, रिकॉर्ड करना है। तो लेट अस सी दिस वन MCQ नंबर 3। तो इन्वेस्टमेंट इन बोट लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है, तो उसकी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट दी है आपने 25% शेयर एक्वायर किए हैं ₹1,40,000 के। और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, उसमें कितना शेयर है आपका, शेयर इन फेयर वैल्यू नेट एसेट्स ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। टोटल फेयर वैल्यू दी एसोसिएट की 5 लाख, उसमें हमारा शेयर है 25%, इतनी वैल्यू 125। कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा है तो डिफरेंस आपका गुडविल आ जाएगा। तो उसको हम किस तरीके से शो करते हैं, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब आप बना रहे हैं, इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट हम शो करते हैं, फेयर वैल्यू है 125 और जो गुडविल है वो भी इसमें ऐड हो जाती है 15, टोटल कैरिंग अमाउंट आएगा 140। इतनी गुडविल को अपने सेपरेट शो नहीं करना है, रादर इट इज क्लब विद टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इट मीन्स आपका आंसर है नंबर डी, गुडविल 15,000 विल नॉट बी शोन सेपरेटली एंड विल बी रिकॉर्डेड पार्ट ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा MCQ नंबर 4 पे गैर आस्किंग व्हाट अमाउंट शैल बी एलोकेटेड एट ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस एज पर रेलिवेंट इन AS। अब आपको देखो एक और क्वेश्चन का डाटा मेंशन किया है आपको। Sync Limited also gives and sells satellite communication software for ships, performs its installation, provides software updates and technical support separately. And so each performance application has a direct selling price. तो इट मीन्स हम ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं या कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोवाइड करनी है, उसमें 4 सर्विसेज हैं आपकी। एक सॉफ्टवेयर लाइसेंस है, इंस्टॉलेशन सर्विस है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, टेक्निकल। इनका जो स्टैंड अलोन प्राइस है वो आपको मेंशन किया है 250, 50, 60 एंड 40, टोटल है 400 लैक्स। But now it is given customer wanted to place composite contract and has agreed not to pay for installation service charges. Customer installation के लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेगा and it is negotiated for a lump sum amount 350 for all the 4 performance obligation. But for all the 4 obligation customer will pay lump sum 350 lakhs. And now they are asking MCQ number 4 की जो है they are asking what amount should be allocated as a transaction price of installation service का कितना प्राइस आप रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उस केस में क्या है, जो भी लम सम आप पे कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजेक्शन प्राइस, उसको आप अपोर्शन कर लीजिए इनका रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेज है। अब देखो इंस्टॉलेशन सर्विस का स्टैंड अलोन प्राइस है 50, टोटल जो प्राइस बन रहा है स्टैंड अलोन का टोटल 400 है। तो इट मीन्स 50 और 400 की रेशो में आपने इसको अपोर्शन करना है। तो फार्मा देखो आपका ये बन जाएगा MCQ 4 में एलोकेटेड ट्रांजेक्शन प्राइस हो इंस्टॉलेशन सर्विस, टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस आपने लमसम पे किया 350 लैक्स, इसको आपने अपोर्शन कर लीजिए। जो इंस्टॉलेशन है उसकी वैल्यू है 50, कैलकुलेट प्राइस टोटल है आपका 400। तो व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विस, जिसे ये 50/400 1/8, तो जिसे कमिंग ₹43.75 लैक्स। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। Next we have MCQ number 5. So it is given as C Link Limited wholesale financial asset getting actively traded in 2 different markets. Company transacts in both markets equally. Selling price of financial asset and transaction cost to be incurred are different in both the markets.
which have already been given in the question and you are required to determine the fair value of the financial asset. तो अब देखिए आपको डाटा दिया ही है क्वेश्चन में। तो सी लिंक के पास एक फाइनेंशियल एसेट है जिस जो दो मार्केट्स ए और बी में ट्रेड हो रही है और इक्वली ट्रेड हो रही है और उसकी फेयर वैल्यू आपको प्राइस दिया है और ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी है। तो कौन सी मार्केट का प्राइस आपको लेना है? तो आप देखिए हमारा आंसर है फाइनेंशियल एसेट जिसे ट्रेडिंग इन टू मार्केट्स एंड देयर इज नो प्रिंसिपल मार्केट, इन दोनों से कोई भी प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। तो उस केस में हम प्राइस लेते हैं फेयर वैल्यू विल बी टेकन प्राइस ऑफ मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है जिसमें ज़्यादा प्राइस आपको मिल रहा है। तो वो हमने कैलकुलेट किया है। मार्केट ए बी रुपये की लैक्स में है, प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट है 60 एंड 58 लैक्स, लेस कर दो ट्रांजेक्शन कॉस्ट 4 लाख एंड 1 लाख। तो आपकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 56 एंड 57। इट मीन्स मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है अब आपकी मार्केट बी। तो आपका आंसर आ जाएगा 57 लैक्स। इसके ऊपर आपने एसेट को वैल्यू करना है। नाउ यू कैन सी सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next let us see our MCQ number 6th. So in this case they are asking which Ind AS is applicable for accounting treatment for the year ended 31st March 23 in transaction of ship vessel components delivery to a customer as on December 22। अब आपको देखो डाटा मेंशन किया था जो हमारा थर्ड पैरा दिया है हमें। सिंक लिमिटेड ने सेल किए हैं कुछ शिप एंड वेसल कंपोनेंट टू ए कस्टमर ऑन 31 December but invoice was 8 lakhs. Company expected to receive payment on 28 February, but no cash was received till 31st March. So therefore, on 30th April, Credit Control Department informed that customer had major cash flow problems because of failure of one of the projects in January 23. So they have agreed to allow customer to settle the debt until 31st March. तो अब उन्होंने एग्री किया है विच आफ्टर बैलेंस शीट डेट के बाद 30 अप्रैल को कि कस्टमर को अलाउ करने हैं 1 ईयर टाइम एंड कस्टमर कैन मेक पेमेंट अंटिल 31st March 24 बाय विच टाइम कस्टमर इज कॉन्फिडेंट दैट कैश फ्लो प्रॉब्लम विल बी रिकवर्ड। तो आपको देखना है कि इस केस में अब आपके कौन कौन से इन डेज अप्लाई हो रहे हैं। तो आप देखेंगे जब आपने गुड्स सेल करनी है उससे सेल रिसीवेबल अराइव होगा ₹1 लाख, ये आपकी फाइनेंशियल एसेट मानी जाएगी। पर इसको रिकॉर्ड करेंगे अब ये आपको पैसा मिलना है आफ्टर 1 ईयर, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर। और फर्दर और इसमें जो अनसर्टेनिटी की जो कस्टमर ने कैश पे नहीं किया है, कस्टमर इज अलाउड टू सेटल डेट आफ्टर 1 ईयर विच इज रिजॉल्व ऑन April 30। तो किसी का इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट बट किसी एग्जिस्टिंग इवेंट बिकॉज ये जो डिसीजन हो रहा है किसी बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट मीन्स अब कौन कौन से इंड एस अप्लाई होंगे? तो ये जो रिसीवेबल है ये फाइनेंशियल एसेट मानी जाएगी एज पर इंड एस 109 एंड इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट ये आपका अप्लाई हो रहा है इंड एस 10। तो इट मीन्स 2 इंड एस एप्लीकेबल है 109 एंड 10। तो देयरफॉर यू कैन सी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। So next we have MCQ number 7th. So they are asking which of the following common features of derivative financial instruments distinguish them from other types of financial instruments। तो मेनली डेरिवेटिव्स में हमारे 3 फीचर्स होते हैं। नंबर 1 देयर इज नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सेकंड देयर इज अंडरलाइंग एसेट, इट मीन वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड्स अपॉन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट एंड सेटलमेंट इज डन इन फ्यूचर टाइम पीरियड। अब आप देखो आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन में है आपके पास देयर इज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश टू अदर एंटिटी। सेकंड है आपके पास दे आर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक और बॉन्ड्स। थर्ड है दे हैव ए नोशनल अमाउंट और पेमेंट प्रोविजन दैट इज बेस्ड ऑन चेंजेज इन वन और मोर अंडरलाइंग वेरिएबल्स। तो आप देखेंगे डेरिवेटिव में जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है या तो जीरो होगी या वेरी लो होगी एंड सो इट्स वैल्यू चेंजेज इन वन और मोर अंडरलाइंग वेरिएबल। इट मीन्स सी ऑप्शन हमारा बेटर है। और डी आपको दिया है मोस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर वैल्यूड ऑन बैलेंस शीट एट फेयर वैल्यू बट डेरिवेटिव्स आर वैल्यूड ऑन बैलेंस शीट एट कॉस्ट। डेरिवेटिव को भी हम वैल्यू करते हैं इसकी फेयर वैल्यू में। इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। सो इन दिस केस अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। दिस इज अवर फीचर ऑफ डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट MCQ number 7th। So next we have MCQ number 8. So we are asking while applying conceptual framework the chartered accountant shall। इसमें आपको 3 आपको मेंशन किए हैं। एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, रिमेन अलर्ट फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड कुड चेंजेस इन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज,
एंड यूज अ रीजनेबल एंड इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी टेस्टर। तो ये 3 ड्यूटीज़ हैं चार्टर्ड अकाउंटिंग की जब हम कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करते हैं। तो क्या ये तीनों ही रिक्वायरमेंट है हमारी? यस, आवर आंसर इज तो ऑल द 3 फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड बाय सीए। तो इट मीन्स प्रोफेशनल जजमेंट भी आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको अलर्ट भी रहना है फॉर न्यू चेंजेस के लिए, एंड वी हैव टू यूज रीजनेबल एंड इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी टेस्ट। सो हेयर आंसर इज अवर ऑप्शन डी जो करेक्ट है, वेयर इट इज 1 2 एंड 3 तीनों ही हमारी जो है इथिकल ड्यूटीज मानी जाएंगी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू नंबर 9। इन दिस केस ऑफ फैंसी स्टोर इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है 31 मार्च को। एक फैंसी स्टोर है उसके इन्वेंट्री रिकॉर्ड का डेटा दिया है आपको 31 मार्च को। इन्वेंट्री ऑन हैंड है ₹3 lakhs। इन्वेंट्री परचेज FOB शिपिंग पॉइंट बट शिफ्ट बाय वेंडर ऑन 25 मार्च। एक्सपेक्टेड डिलीवरी है आपकी 1 अप्रैल। फिर है इन्वेंट्री शिफ्ट टू कस्टमर्स ऑन FOB डेस्टिनेशन बेसिस। एक्सपेक्टेड डिलीवरी है आपकी 2 अप्रैल। गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट बाय फैंसी स्टोर नॉट इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑन हैंड। तो इनकी वैल्यूज हैं 3 लाख, 1 लाख, 50,000 एंड 30,000। सो वट इज वैल्यू फैंसी स्टोर क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च। तो आपने लिखना है बैलेंस शीट में आप कितना स्टॉक शो करेंगे। तो उसका देखो आपका कैलकुलेशन है नंबर 1 इन्वेंट्री इन हैंड, ये आपको मेंशन किया है ₹3 lakhs। फिर सेकंड आते हैं FOB शिपिंग। FOB शिपिंग में क्या हो गया है कि जब गुड्स आपकी डिलीवर हो गई हैं तो वो सेलर के लिए रेवेन्यू बन जाएगा, सेल रेवेन्यू, और बायर के लिए वो उसका स्टॉक बन जाएगा। पर इस केस में है शिपिंग तो होगी कि आपकी 25 मार्च को, बट अभी डिलीवरी आएगी आपकी 1 अप्रैल को। तो इट मीन्स इसमें हमने परचेज किया है तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी परचेज मानी जाएगी। इट मीन दिस विल बी इंक्लूडेड इन अवर इन्वेंट्री एंड जिसे कहा जो गुड्स इन ट्रांजिट। तो इसको आप ऐड कर लीजिए जैसे ₹1 लाख। फिर नेक्स्ट आपको मेंशन की है इन्वेंट्री शिफ्ट टू कस्टमर से FOB डेस्टिनेशन बेसिस पर इसकी डिलीवरी अभी मिलेगी कस्टमर को 2 अप्रैल। तो गुड्स आपने ट्रांसफ़र कर लिए 28 मार्च। तो FOB डेस्टिनेशन में होता है कि जो गुड्स की जो सेल मानी जाएगी जब गुड्स रिसीव हो जाएंगी कस्टमर को, पर ये रिसीव होंगी 2 अप्रैल को। पर अभी आपने गुड्स जो हैं आपके स्टॉक में नहीं है क्योंकि 28 मार्च को आपने डिलीवरी दे दी है। तो जिसे जो स्टॉक विद कस्टमर, पर ये भी जब तक सेल नहीं बनेगी तब तक हमारा ही स्टॉक माना जाएगा। तो इट मीन्स इसको हम शो कर देंगे FOB डेस्टिनेशन की जो आपकी सेल है जिसे ये कहा गया स्टॉक विद कस्टमर। तो इट मीन्स दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री जिसे कि 50,000, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका इसमें से माइनस हो चुका है क्योंकि डिलीवरी जा चुकी है, बट जिसे कि स्टिल अवर स्टॉक 50,000। तो नेक्स्ट आपको मेंशन किया है गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट बाय फैंसी स्टोर। उसमें ये नहीं मेंशन किया है वैसे क्लियरली कि फैंसी जो स्टोर है वो कंसाइनर है या कंसाइनी। तो नॉर्मल एजम्पशन यही है कि वो कंसाइनर ही माना जाएगा क्योंकि मेंशन किया है गुड्स हेल्ड ऑन कंसाइनमेंट बाय फैंसी स्टोर। उसमें जो आपने गुड्स से भेजी हैं कंसाइनमेंट पे, तो जो यदि आप कंसाइनर हो तो वो हमारा ही स्टॉक है। तो कंसाइनमेंट स्टॉक जो है वो हमारा अपीयर हो जाएगा हमारी बुक्स में। लेकिन दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन अवर इन्वेंट्री। तो किसी एज कंसाइनर, मैंने को एजम्पशन लिया कि वो कंसाइनर की बात कर रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यू है 30,000, वो भी ऐड हो जाएगी। और देखिए आप ये एजम्पशन लेते हैं कि जो ये एज कंसाइनी है फिर आपका ऐड नहीं होगा उसमें, तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा 450। बट नाउ अवर आंसर इज कमिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज 4,80,000। So now you can see which is the correct option. Answer is option number C is correct. लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं सोल्यूशन टू केस सिनेरियो 1 ऑफ CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर मई 2024। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस सिनेरियो नंबर 2 विच इज आल्सो बेस्ड ऑन MCQ। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।